हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल विशाल ब्लॉग्स पे। कैसे आप सभी लोग? सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की ये वीडियो है आपके मोस्टली पूछे जाने वाले जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं। बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं। फॉर्म तो भर दिया उन्होंने और बहुत अभी भी कंफ्यूजन में है कि हमारा जो एग्रीगेट मार्क्स है वो टोटल नंबर काउंट करके है या फिर कैसे है। मतलब बहुत ढेर सारी कंफ्यूजन है लोगों को, तो सोचा कि सबको एक एक करके बताने से बेहतर है कि एक वीडियोस पे बना दूं। और मैंने सभी को बोला भी कि इसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बना दूंगा ताकि सभी लोग एक जगह अपनी अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकेंगे। इसमें मोस्टली जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जा रहा था एग्जाम डेट के बारे में, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। और उसके बाद आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन मेनली जो क्वेश्चन है आपको एग्रीगेट मार्क्स के ऊपर हैं कि एग्रीगेट मार्क्स क्या होता है। अभी भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं, डरे डराए, मतलब कि अपना वो तैयारी कर रहे हैं कि भाई मैंने फॉर्म तो फिलअप कर दिया है, कहीं मेरा एग्रीगेट मार्क्स उतना नहीं होगा, फिर मेरा सारा मेहनत बेकार जाएगा वगैरह वगैरह। उसके बाद बात करते हैं तो ALP वैकेंसी के बारे में भी बहुत से लोग जानना चाहते हैं। उसके बाद बात करें तो बहुत से लोगों को अभी भी ये कन्फ्यूज़न है कि मैंने 2 फॉर्म भरी हुई हैं, कई लोग सेम पोस्ट के लिए भी भरे हुए हैं, कई लोग डिफरेंट पोस्ट के लिए भी अप्लाई किए हुए हैं। तो अभी भी उनके मन में शक है, ये डाउट्स है कि कौन सा कंसीडर होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा, कौन सा एप्लीकेबल होगा, है ना। उसके बाद बात करें तो और कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ या नहीं, कैसे पता चलेगा। फिर उसमें मोस्टली पूछे जाने वाले एक और क्वेश्चन है जो कि क्या DFCCIL का भी डियरनेस अलाउंस 28% हो गया यानी 28% बढ़ गया या नहीं, अगर नहीं तो कितना हुआ। तो इन्हीं सब के बारे में आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी से, बुरा नहीं मानिएगा कोई भी लोग। बहुत से लोग हैं, जैसे कि मैंने जो वो वीडियो बनाया हुआ था इसके पहले वाला जस्ट, तो कुछ आदमी उसमें बोल रहे हैं कि फेक है, ये है वो है। कुछ लोगों का कहना था कि भाई फेक आदमी है, आई डिस्ट्रैक्ट हो रही है, कैमरे से नज़र नहीं मिला के बात कर रहा है। तो भाई पहले मैं बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और सबकी बात करने की अपनी अपनी स्टाइल होती है। तो इसमें और रही बात कि अगर मैं फेक होता या फिर मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत होती या फिर कुछ भी ऐसा वैसा, तो मैं कुछ भी आलतू फालतू कुछ भी वीडियो बना के पोस्ट करते रहता, है ना। अपने किसी तरह सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, व्यूज़ बढ़ाएं, फलाना ठिकाना जो भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा रहता तो मेरा डेली कोई ना कोई वीडियो आते रहता, झूठ सच कुछ भी मैं बोलते रहता। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो भी बनाता हूँ वीडियो, जब तक मैं खुद उसको वेरीफाई नहीं कर लेता हूँ कि हाँ ये सही है नहीं है, तब तक मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे इस बात से। बस उन लोगों के लिए ये न्यूज़ देना चाहता था जिनको भी ये लगता है। और अगर सपोज दैट मान लीजिए कि मैंने कोई न्यूज़ दिया भी DFCCIL के रिगार्डिंग, कुछ भी अगर मैं बता रहा हूँ तो और आगे चल के अगर वो कहीं गलत हो जाए या फिर कुछ भी हो ऐसा उसके रिगार्डिंग, तो इसमें अब ये भी नहीं होगा कि हाँ आपने तो बोला था कि नहीं आप ऑथेंटिकेट न्यूज़ देते हैं लेकिन आपका ये तो बात झूठा निकला। तो भाई मैं कोई मतलब सीनियर ऑफिसर नहीं हूँ DFCCIL का एम्प्लॉई हूँ, बट उतना भी नहीं। हाँ ये है कि मेरे जान पहचान के एक हैं, वो पहले एक्चुअली वो भी पहले एग्जीक्यूटिव ही थे लेकिन उनका प्रमोशन हो गया और वो अभी आपको कॉर्पोरेट ऑफिस में वो चले गए। तो पहले से उनसे काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, अपने बिहार के ही थे वो, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब इसके चलते उनसे काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी और जब से वो कॉर्पोरेट ऑफिस में गए तो उनसे काफ़ी कुछ न्यूज़ मिल जाती है, मतलब एक अच्छा व्यवहार है हम लोगों के बीच में। तो उन्हीं के जरिए जो हमको न्यूज़ मिलती है मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। तो खैर छोड़िए इन सब बातों को, आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ एग्रीगेट मार्क्स क्या होता है।
बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है। तो आइए मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ फाइनल ईयर के मार्कशीट पे, वहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊंगा, वहाँ पे आप लोग आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी बोधगया का ये मार्कशीट है एक कैंडिडेट का जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये फाइनल ईयर का मार्कशीट है। आपको इसी में आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ 60% जो हम लोग एग्रीगेट मार्क्स बोला जाता है, तो 60% होता क्या है। यहाँ पे आप लोग जैसे देख रहे होंगे ग्रैंड टोटल दिया हुआ है 1500 बाई 887, यानी कैंडिडेट ने 1500 में 887 मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम 1500 में 60% अगर बात करें तो यहाँ पे 1500 का 60% हो जाएगा 900, जो कि यहाँ पे उससे लेस है ये मार्क्स, है ना। लेकिन फिर भी आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे इनको फर्स्ट डिवीज़न मिली हुई है, फर्स्ट क्लास से ये पास हो चुके हैं। तो फिर सोचिए कि भला ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न पास होने के लिए 60% मार्क्स होनी चाहिए और ये इनके पास तो है नहीं। तो सबसे पहले आप आइए जानते हैं कि ये होता कैसे है, एग्रीगेट मार्क्स क्या होता है, इनको फर्स्ट डिवीज़न कैसे मिली है, 900 बिलो होते हुए मार्क्स भी ग्रैंड टोटल में, फिर भी इनको फर्स्ट डिवीज़न कैसे मिली है, और एग्रीगेट मार्क्स होता क्या है। अभी भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि एग्रीगेट मार्क्स क्या है, तो ये बता दें आपको। यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर है आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के मार्क्स। ठीक है। इन्हीं के जो आपके ऑनर्स पेपर जो होते हैं, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये आपको पेपर है ऑनर्स पेपर, केवल टोटल 8 पेपर होते हैं, 8 पेपर। इसमें आपको अब टोटल 8 पेपर में हो गए कितने, तो 800 मार्क्स। 800 मार्क्स में अब 800 मार्क्स में आपका 60% कितना हो गया, 800 मार्क्स का 60% 480 हुआ ना, जो कि अब यहाँ आप लोग देखिए, शायद आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्लास 480, सेकंड क्लास 360 इन ऑनर्स पेपर। यहीं से इनको फर्स्ट डिवीज़न मिला हुआ है ये। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर में इनको 123 मार्क्स मिले हुए हैं। फिर पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में बात करें तो 127। फिर पार्ट 3 के इन्हों के पार्ट 3 में फिर 4 पेपर हो जाते हैं ऑनर्स पेपर। पार्ट 1 और पार्ट 2 में केवल 2 पेपर होते हैं। ठीक है। लेकिन पार्ट 3 में फाइनल ईयर में 4 पेपर्स हो जाते हैं ऑनर्स के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनको इतने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं। अब ये टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके जो इन्होंने 3 इयर्स मिला के और जो मार्क्स इन्होंने प्राप्त किया हुआ है, तो इनका टोटल मार्क्स हो जाएगा आपको, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 495, जो कि 480 से ज़्यादा है। तो इस तरह से इनको फर्स्ट डिवीज़न मिली हुई है, और यही होता है एग्रीगेट मार्क्स। तो आशा करता हूँ आप लोग ये समझ चुके होंगे एग्रीगेट मार्क्स क्या होता है। अब कोई भी कैंडिडेट कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि सर बहुत से लोग बोलते थे कि सर मेरा ग्रैंड टोटल इतना है, लेकिन मेरे जो ऑनर्स पेपर हैं उसमें इतने मार्क्स ही हैं, तो सर मेरा एग्रीगेट मार्क्स क्या हुआ, मेरा 60% हुआ या नहीं हुआ। जिसमें आप लोग ये मैंने मार्कशीट इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि आपको इसमें क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे बात करें तो मैं यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि इनका 60% नहीं है। 1500 में अगर बात करें तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 900 हुआ, जो कि इनका है नहीं। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन यही चीज़ होती थी कि सर मेरा ग्रैंड टोटल में तो 60% है नहीं, फिर मेरा एग्रीगेट मैं किसको मानूंगा, क्या मैं फॉर्म भरने लायक हूँ या नहीं, फॉर्म भर चुका हूँ तो क्या वो रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, वो 60% होगा या नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि एग्रीगेट मार्क्स क्या होता है ना। आइए अब देखते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे
कि एग्रीगेट मार्क्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ, कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ या नहीं, या सबमिट हुआ, ये कैसे जाने, कैसे पता करें। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि DFCCIL ने इसके पहले भी वैकेंसी जो आई थी 2016-2018 की वैकेंसी में कोई ऐसा रिजेक्शन लिस्ट नहीं निकाला था, या फिर ऐसा कोई लिंक नहीं दिया था कि जिसके थ्रू आप पता करें हाँ फॉर्म आपका सबमिट रिजेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, और मैं भी इस बार भी आशा करता हूँ जो DFCCIL की जो पॉलिसी है, पहले तो इन्होंने खुद ही बताया था, जैसे कि मैं बता दूं कुछ आदमी मेरे उस वीडियो पे भी थोड़ा भड़के हुए थे कि यार किसी को भी डिमोरलाइज मत करो ये बोल के कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो भाई मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने से ये बात नहीं बोला हूँ, DFCCIL के इस बार की जो एडवर्टीजमेंट जो निकली हुई थी उसी में ये चीज़ हाईलाइट करके लिखा हुआ था। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि अगर आप सेम पोस्ट के लिए अगर 2 फॉर्म अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा एडवर्टाइजमेंट में ही लिखा हुआ है। तो खैर इसके बाद बात करते हैं फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं ये कैसे पता करें। तो इसका इस बार हो सकता है अगर कहीं DFCCIL ने अगर रिजेक्शन लिस्ट जारी किया तब तो सबको पता चल जाएगा। अदरवाइज अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट होगा तो मे बी उसको मेल के थ्रू उसको सूचना दे दिया जाएगा कि आपका फॉर्म इसकी वजह से कैंसिल हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक पे। क्या DFCCIL का DA भी 28% हो गया है, या अगर 28% नहीं हुआ तो फिर कितना हुआ है। तो आइए उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। जितने भी ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस ऑर्डर जितने भी जारी हुए हैं, मैंने सबकी वीडियो बनाई, उस पर आपको PDF के थ्रू मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ ताकि किसी को ये ना लगे कि हाँ अपने से कुछ भी बोल रहा है बंदा, है ना। तो आइए चलते हैं वीडियो में। तो गाइज ये रही वो सर्कुलर जिसे रेलवे बोर्ड ने इशू किया था 20/7/2021 को, और इसमें जो बात की गई है वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ क्लियरली दिया हुआ है। वो केवल इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए बात की हुई है। जो डियरनेस एंड अलाउंस का जो इंक्रीज़ करने की जो बात हुई है वो केवल इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए बात हुई है, जो आप यहाँ देख सकते हैं 17% से 28% करने की बात की गई है। ठीक है, और अब आपको मैं दिखाऊंगा DFCCIL की। तो गाइज ये रही वो DFCCIL की ऑफिस ऑर्डर, जो रेलवे बोर्ड के ऑफिस ऑर्डर जारी होने के जस्ट 2 दिन बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो 20/7/2021 को जारी हुआ है रेलवे बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल ऑर्डर, और जस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 22/7/2021 को DFCCIL ने भी अपने तरफ से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया था। तो इसमें बात हुई है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो बात की गई है आपको सब्जेक्ट में है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बात की गई है डियरनेस अलाउंस इंक्रीज़ करने की। अब बात बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, हम लोगों में क्यों नहीं बढ़ा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है, इसमें बात की हुई है आपको CDA पे स्केल की। CDA पे स्केल जो है वो 17% से बढ़ा के 28% किया गया है। अब जानिए कि ये CDA पे स्केल क्या होता है, और हम लोग तो फिर DFCCIL में CDA पे स्केल चलता है, और एक और पे स्केल होता है IDA पे स्केल। CDA पे स्केल और IDA पे स्केल में क्या डिफरेंस होता है। तो CDA पे स्केल में बता दूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए सेंट्रल डियरनेस अलाउंस ये होता है, और IDA पे स्केल जो होता है वो इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस होता है, जो कि PSU के अंदर जो भी जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनके लिए होता है। आपको मैं वो भी सर्कुलर दिखाऊंगा। तो यहाँ आप लोग देख चुके होंगे, और सबसे बड़ी बात कि आप लोग ये देख रहे होंगे यहाँ पे, इसमें मैंने पहले भी ऐसे बताया हुआ, अभी तो जस्ट बता दिया कि इसको 17% से बढ़ा के 28% किया गया, और DFCCIL में हमारा 17% नहीं बल्कि 18.4% था। आपको वो ऑफिस ऑर्डर दिखाऊंगा, फिर उसमें क्लियरली समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि DFCCIL में जो DFCCIL के जो एम्प्लॉयज़ हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी कितनी इंक्रीज़ हुई है डियरनेस अलाउंस। और इसमें अगर DFCCIL में ये 28% हुआ है तो फिर ये CDA जो है ये किसको मिलेगा।
तो ये मैं आपको बता दूं कि DFCCIL में जो भी इंडियन रेलवे से एब्जॉर्प्शन पे जो इंडियन रेलवे के एम्प्लॉयज़ आए हुए हैं, जैसे कि 2 साल 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आते हैं ना, एब्जॉर्प्शन पे आते हैं, तो जो भी एम्प्लॉई एब्जॉर्प्शन पे DFCCIL में पोस्टेड हैं, उनकी जो है डियरनेस अलाउंस ये आपको 17% से बढ़ा के उनकी 28% कर दी जाएगी। और जो DFCCIL के परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए एक अलग ऑफिस ऑर्डर जारी हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़, जैसा कि आप लोगों ने पहला वाला ऑफिस ऑर्डर जो था वो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, वो 20/7 और 22/7 को जारी हुआ था। और ये जो ऑफिस ऑर्डर जारी हुआ है ये 3 अगस्त को जारी हुआ है DFCCIL के थ्रू, लेकिन इसके पहले 2 अगस्त को ही जारी कर दिया गया था। आपको दिखाता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ था, जिसमें जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं उनकी डियरनेस अलाउंस इंक्रीज़ करने की इसमें बात की गई है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें आप लोग ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये IDA लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ IDA एट रिवाइज रेट रिगार्डिंग्स। यहाँ पे मैंने बताया था ना, हम लोग में जो DFCCIL के जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी IDA पे स्केल चलती है, दैट मीन इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। और जो इंडियन रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं तो उसमें CDA पे स्केल चलता है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे 18.4% से बढ़ा के इसको 23.2% कर दिया गया है, ठीक है। इसी के बेस पे जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए जो ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, ये 2 अगस्त को जारी किया गया, तो जस्ट उसके अगले दिन DFCCIL ने अपना ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। ये 3 अगस्त को, ये आप लोग देख सकते हैं, 3 अगस्त को जारी कर दिया गया, जिसमें IDA पे स्केल के जितने जो भी इसमें एम्प्लॉयज़ हैं IDA पे स्केल के अंदर जो आते हैं उनकी डियरनेस अलाउंस रिवाइज करने की बात की गई है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसे बढ़ा के 18.4% से 23.2% कर दिया गया। तो अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि DFCCIL में बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था, मैंने तो पहले ही बताया ना कि बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं जितने भी लोगों का डाउट्स है एक एक करके सबको बताने से अच्छा है कि सभी के लिए एक वीडियो बना दें ताकि सभी लोग इस चीज़ को देख लेंगे, है ना। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। और अब बात करते हैं, बहुत से लोगों को मन में अभी कन्फ्यूजन है कि सर मैंने किसी गलती के कारण या किसी भी कारण मतलब सेम पोस्ट के लिए 2 फॉर्म भर दिया है। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मैंने डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट मेल ID से मैंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो मेरा कौन सा कंसीडर होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए मैं बता देता हूँ कि DFCCIL ने जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा था कि सेम पोस्ट के लिए अप्लाई करने पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो बहुत से लोगों ने मेल करके उसका रिप्लाई मांगा। उसमें रिप्लाई दिया जा रहा है कि फॉर्म जो आपने सेम पोस्ट के लिए 2 अप्लाई किए हुए हैं तो पहला वाला जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा और जो बाद वाला है वो फॉर्म आपका कंसीडर किया जाएगा। तो वो तो हो गया, आपका क्लियर हो गया सेम पोस्ट के लिए अगर आपने 2 फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए हो गया। अब बात करते हैं कि अगर एक ही आदमी ने, एक ही कैंडिडेट ने 2 डिफरेंट पोस्ट के लिए, चाहे वो डिफरेंट पोस्ट और डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि आपने एग्जीक्यूटिव SNT के लिए भी अप्लाई किया है और एग्जीक्यूटिव OPNBD यानी ऑपरेशन एंड BD बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, या फिर आपने एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए भी अप्लाई किया हुआ है और फिर एग्जीक्यूटिव आप SNT के लिए भी अप्लाई किए हुए हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव किसी भी डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई किया और किसी भी डिपार्टमेंट के जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई किया हुआ है, या फिर आपने किसी भी डिपार्टमेंट के जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो और किसी भी डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई किया हो या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, मतलब उससे कोई मायने नहीं रखता है। आपका जितना भी फॉर्म आपने भरा हुआ है आपके टोटल फॉर्म कंसीडर होंगे और हर पोस्ट के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये डाउट्स भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है DFCCIL की ALP के वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बहुत पहले ही मतलब 2020 अगस्त में ही वो ऑफिस ऑर्डर जारी हुआ था
जिसमें बताया गया था कि उतने पोस्ट के लिए कैप्टन यानी कि जो लोग ALP है वो ALP को DFCCIL में कैप्टन बोला गया, ठीक है। तो उसकी वैकेंसी लाने के लिए बात हुई थी। तो मैंने इसके रिगार्डिंग भी अभी हाल में बात की हुई थी सर से, तो बता रहे थे कि ALP की वैकेंसी के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बहुत से लोग न्यूज़ दे रहे हैं कि हाँ अक्टूबर में आ जाएगा, नवंबर में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ने बताया कि जब तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जा रहा है उसके पहले इम्पॉसिबल है ALP की वैकेंसी ला देने के लिए। जब तक एक वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, ऑलरेडी DFCCIL में स्टाफ की कमी है, तो कहाँ से मैनेज कर पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। और अभी तो जो हमारे सर हैं वो भी, उनका भी सिलेक्शन हो गया दूसरी जगह, मैं बता नहीं सकता, वो भी देखिए कब तक हैं DFCCIL में, वो भी छोड़ के जाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि DFCCIL अच्छा नहीं है या फिर जो कुछ भी, क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं भाई। अब भाई अगर किसी का भी, अगर मान लीजिए कि अगर एग्जीक्यूटिव है और उसका कहीं PCS में सिलेक्शन हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली छोड़ के जाएगा ही, है ना। या फिर कहीं भी अच्छे रैंक पे अगर CGL वगैरह में हो जा रहा है, कहीं पे भी उससे अच्छे जगह पे अगर हो जा रहा है उनका, तो ऑब्वियसली लोग छोड़ते ही हैं, है ना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी लोग वीडियो को नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।